मैं बरखा त्रेन के पास चलूं उससे पहले एक बात और कहूं कि ठीक क्या मैं पूछ सकती हूँ? नहीं अभी रुक जाओ भैया, अभी रुक जाओ। बरखत सबको बहस में लिया है, नहीं तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अब कोबड़ छोट कहत अपराधु सारी नारी शक्ति मेरे लिए बराबर है, हमको लड़ाई में ना फंसाओ, है ना, इसलिए सबको भी बराबर बराबर करने दीजिए भैया। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि भारत ने जब ये थोड़ा सा तकनीकी विषय है, इसको पैनलिस्ट को समझ लेना चाहिए, नेताओं को छोड़िए, वो तो ये नहीं देख के कुछ भी बोल के जा सकते हैं, उनको क्या बिगाड़ लोगे? क्या शरद यादव जी ने हाउस में खड़े होकर कह दिया था ये परकटी औरतें, क्या तो बोले दिया था उनका कि कोई जेल भेज दिया उनको? नहीं ना, क्या? लेकिन आप लोग सोचो आजकल मुकदमा भी हो जाता। खैर, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ओबीसी का आरक्षण अभी संसद के लिए मंजूर नहीं हुआ। ठीक, पहले ओबीसी का आरक्षण जब संसद में मंजूर होगा तो उस अगर ऐसा किसी सरकार ने सोचा और उस पर विधेयक आया तब ये मांग उठेगी कि अब महिलाओं को भी मिले। भारत ने केवल संसदीय लोक जीवन में दो तरह के आरक्षण स्वीकार किए, एससी और एसटी। और एससी एसटी के आरक्षण जिसमें कहा जा रहा है कि नहीं उसके अलावा इसमें से अलग से दो, वो तकनीकी तौर पर गलत बात है, क्योंकि वो जो आरक्षण है एससी के लिए और एसटी के लिए भारत के संसदीय क्षेत्र में विधानसभाओं और लोकसभा में, उसमें स्त्री और पुरुष का भेद नहीं। ठीक, इसलिए उसी में से इस विमेन रिजर्वेशन भी शेयर पाएगा ओबीसी के लिए, अरे एसटी के लिए और एससी के लिए। अभी तथ्यात्मक स्थिति ये है, बाकी नेता क्या नारा लगाते नेता जाने। बरकतरन जी, हमको बताया गया कि आप बिल्कुल अलगी किस्म का चिंतन लेके चल रही हैं महिला आरक्षण विधेयक पर। क्यों भाई, महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए क्या, और क्यों नहीं मिलना चाहिए? जी अमिताभ जी, आपका धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, आरक्षण से तो पूरा देश वैसे ही जूझ रहा था। एक और आरक्षण महिलाओं की, हम महिलाएं हैं जो 24 घंटे इक्वालिटी की बात करते हैं। अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो आरक्षण कहाँ से आ गया? अगर हमें कैलिबर है तो हम अपने आप पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे। 33% क्यों या 50%, कोई 50% कह रहा है, तो हमें उस सब की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो मात्र शक्ति, हम तो, हमारे पास तो इतनी ताकत है कि हम मल्टी डायमेंशनल काम कर सकते हैं। हम घर संभाल सकते हैं, बाहर संभाल सकते हैं, सब जगहों को संभाल सकते हैं। इक्वालिटी का झंडा लेके हम 24 घंटे झुलाते हैं, तो हम जैसे लोगों को तो सामने आकर के मना करना चाहिए कि भारत की भूमि में जो भी सक्षम होगा वो अपने आप पार्लियामेंट पहुंचेगा, रैली करेगा, जो मर्जी करे, जिस तरीके से भी लोगों का रुझान बनाए अपनी तरफ और अपने आप पार्लियामेंट में पहुंचे। दूसरी बात, जो महिलाएं वाकई अभी भी पार्लियामेंट में हैं, उनका भी आप देख लीजिए, कौन उनके हस्बैंड्स या उनके फादर्स ही कर रहे होते हैं उनकी जगह पे, कौन सी महिलाएं हैं जो वहां पहुंच करके उसका दुरुपयोग नहीं होगा इन सब चीज़ों का। मैं तो सरासर इस मुद्दे पर मैं हैरान हूँ कि महिलाएं इतनी जोर से एक सुर में ये बोल रही हैं कि हाँ होना चाहिए। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि उनकी कैपेबिलिटीज को कम आंका जा रहा है। क्या हम किसी से कम हैं? क्या हमारे अंदर क्षमता नहीं है? कि हम अपनी पढ़ाई लिखाई से हमें अपने उसके ऊपर भरोसा नहीं है? एक तरफ से हम दुर्गा बनते हैं, एक तरफ से हम लक्ष्मी कहलाते हैं अपने आप को, और दूसरी तरफ से हम गिड़गिड़ा रहे हैं। अरे क्यों गिड़गिड़ा रहे हो भाई? क्यों चाहिए हमें रिजर्वेशन? नहीं चाहिए। और ये जो अभी रिजर्वेशन की बात हो रही है, ये तो इलेक्शन का मुद्दा है, ये तो ट्रम्प कार्ड खेला जा रहा है आधी आबादी को आकर्षित करने के। लेकिन आधी आबादी के अंदर अगर दिमाग है तो वो खुद सोच सकते हैं, इसका निर्णय वो खुद ले सकते हैं कि ये इलेक्शन जिमिक है, और इस जिमिक में वो ना पड़े और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन जब आए तो वोट करें कि उन्होंने किसको वोट देना है। मेरे हिसाब से आरक्षण नहीं होना चाहिए। वुमेन रिजर्वेशन बिल कभी नहीं आना चाहिए, ठीक, ना ही 33 ना ही 50। बरखतरन ने जो बात कही वो तो उनका अपना मत है, लेकिन एक प्रश्न जरूर खड़ा होता, शबनम पांडे आपके पास आऊंगा, कि जितनी भी भारत की राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं सक्रिय हैं, क्या वो उनमें से अधिकांश उन बड़े राजनीतिक परिवारों से नहीं आई जो पहले से स्थापित हैं? ननकू की बिटिया और रज्जाक की बिटिया
आगे आए तो बात अच्छी बने ना। मूल बात तो तब होगी सशक्तिकरण, ठीक है ना। 5 बार के सांसद ससुर रहे, पिताजी मंत्री रहे, बिटिया विधायक हो गई, एमएलसी हो गई, एमएलए हो गई, एमपी हो गई, तो सशक्तिकरण का वो तो पहले सशक्त थी। शबनम पांडे नहीं सशक्त थी भाई। जो मुख्यमंत्री की बहू है किसी केंद्रीय मंत्री की बिटिया है, वो सशक्त नहीं थी। एक समस्या है। और दूसरी बात मैं नेताओं के लिए कह दूं, सारे नेताओं की पार्टियों के, सारी पार्टियों के नेता लोग बैठे हैं। बहन जी ने कहा, मायावती जी ने कहा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 50% होना चाहिए रिजर्वेशन महिलाओं के लिए। हो सकता कोई सामान्य व्यक्ति सुने तो वो भावुक हो जाए, आंसू निकल आए उसके देख के कि बहन जी कितना महिलाओं के लिए समर्पित है। रो भी सकता है आदमी, रुमाल रखना पड़ेगा। लेकिन हम एक बात निवेदन कर दें, बसपा ने आज तक महिलाओं की कोई अपने में आनुषंगिक संगठन नहीं बनाया, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। नो, किसी महिला, कोई केंद्रीय पदाधिकारियों महिला नहीं रखी कभी, कोई टिकट नहीं। बता दो कितनी महिलाओं को टिकट दी, कितनों को सांसद विधायक बनाया। वो करी 50% दे दो। इसलिए ये सच्चाई नहीं। शबनम पांडे, मेरा प्रश्न वही, जो राजनीतिक परिवारों से हैं, ऐसा तो नहीं कि सीट महिला की हो गई, बोले ससुर ने कहा कि बहू तू लड़ ले, पिता ने कहा बिटिया तू लड़ ले, पति ने कहा पत्नी जी आप लड़ो, है। और पोस्टर में पत्नी की फोटो छोटी, पति की बड़ी। ऐसे चुनाव मैंने देखे हैं शबनम जी। स्थानीय निकाय में ऐसा ही हो रहा है। लोकल बॉडी इलेक्शन में जो रिजर्वेशन, यही हो रहा है, जो रिजर्वेशन है उसमें यही हो रहा है। ज्यादातर ऐसा ही हुआ। लेकिन समय के साथ साथ एक परिवर्तन भी आया, जहां अगर उत्तर प्रदेश का हम ले तो 33% रिजर्वेशन है लोकल बॉडी में। आज 44% महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर आई हैं लोकल बॉडी में। तो जब आप आरक्षण देते हैं तो मनोबल बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है महिलाओं की। और जो लोग बाध्य करते हैं कि नहीं इस सीट पे पुरुष ही सही है, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो भी बाध्य होते हैं महिला लाने का। पहले परिवार की महिला लाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो एक प्रचलन चलता है, आम महिला भी साथ खड़ी होती है। बरखा जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि वो सोचती हैं कि महिलाएं इतनी सशक्त हैं, इतनी मनोबल की मजबूत है, इतनी शिक्षित है, वो अपने आप आ जाएंगी। देखिए इधर बैठी भी मुझे लगता है हम सभी महिलाएं वेल एजुकेटेड हैं। मैंने भी मैनेजमेंट, लॉ, तमाम चीजें की हैं, नौकरी की है, तब राजनीति में आई है। लेकिन मेरा परिवार राजनीतिक नहीं है, तो मैं एड़िया घिस रही हूँ। लेकिन अगर वहीं पे कोई सांसद विधायक के परिवार की बेटी और बहू होती, ओबीसी की बेटी, यही मैं कह रहा हूँ, यही तो यही से कह रहे हैं। और मैंने भी कहा था, तो इसलिए इन बातों के लिए पुरुष प्रधान इस पॉलिटिकल राजनीतिक परिदृश्य में बहुत जरूरी है कि 15 साल के लिए जो आरक्षण किया गया वो होना चाहिए। आस्था तिवारी जी, ठीक है शबनम जी। आस्था तिवारी, मेरी चिंता बड़ी मौलिक चिंता है। गांधी परिवार में स्त्री सशक्तिकरण और पुरुष सशक्तिकरण किसी की जरूरत नहीं। बात सब सशक्त हैं जो भी हैं, नहीं भाई। सोनिया जी कांग्रेस के अध्यक्ष हो गई तो महिला सशक्तिकरण थोड़ी ना है। वो अध्यक्ष ना भी मतलब कुर्सी छोड़ दे तब भी वो महत्वपूर्ण है। प्रियंका जी अध्यक्ष नहीं है फिर भी वो महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण दे रहा हूं, जो बड़े संपन्न प्रभावशाली राजनीतिक परिवार है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी का परिवार है मान लीजिए, क्या वो उनको सशक्तिकरण की जरूरत ही नहीं। मायावती जी के परिवार में आनंद का बेटा आकाश अपने आप सशक्त हो गया कि नहीं हो गया? कि उसको कोई विटामिन देनी पड़ी? नहीं ना। तब ये जो ननकू की बिटिया है, रज्जाक की बिटिया है, ये कैसे आगे आएगी? आस्था जी, जो बड़े राजनीतिक परिवार हैं वो तो वर्चस्व छोड़ना ही नहीं चाहते, कोई पार्टी हो। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ननकू की बिटिया और रजाक की बिटिया के लिए स्थान कैसे बने और उसके लिए मतलब होना चाहिए जगह। मगर मैं ये समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी अध्यक्ष रही या प्रियंका गांधी यूपी की प्रभारी रही, हमारी नेता है, मगर उसके अलावा भी और बहुत सारे नेता हैं जो महिलाएं हैं जो राजनीतिक परिवार से नहीं आते थे।
ठीक, इसका एक उदाहरण मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ। इसके अलावा आज केरला से सांसद है राम्या हरिदास जी, वो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आती और वो सदन में बैठती। उसके अलावा जेबी मैथर, वो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आती, राज्यसभा की सांसद है। मगर आपको आस्था जी, आप 10 एक मिनट रुकिए। आस्था जी, आप 10 नाम गिना सकती हैं, मैं 1000 नाम गिना सकता हूँ। राजनीतिक परिवारों के कारण महत्वपूर्ण हुई महिलाएं, मैं 1000 गिना सकता हूँ, आप मुझे 10 गिना पाएंगी। के कारण महिलाएं महत्वपूर्ण हुई हैं, मैं इस चीज को मानती हूँ। मगर और भी महिलाएं हैं जो राजनीतिक परिवार से इतर है, आती है और उनको सशक्तिकरण हमारी पार्टी ने या अन्य दलों में रह करके भी उन्होंने अपनी जगह बनाई है। जब जैसे वर्षा जी अभी कह रही थी इक्वालिटी की बात कर रही थी, वर्षा जी इक्वालिटी की बात बिल्कुल सही है आपकी। वर्षा जी कुछ यही तो मैं आप मान रही हो कि इतना सशक्तिकरण खुद ही कर लिया, तो अब क्या जरूरत है? मैं यही तो कह रही हूँ इतनी देर से कि जब मैं ये सालों से कह रही हूँ कि जब आप लोग सशक्त हैं, अपने आप आ गई पार्टी में, इतना नाम कमा लिया, तो फिर आप ही कम से कम मना करिए कि जी हमें नहीं चाहिए वुमेन रिजर्वेशन बिल। और इसके ऊपर चर्चा क्यों हो रही है या इसके ऊपर वोट बैंक की राजनीति ही क्यों करी जा रही है? मैं तो ये कह रही हूँ कि भाई एज अ वुमेन मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भाई हम तो इक्वल राइट, महिलाओं की ही तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, पुरुषों की रिजर्वेशन की जरूरत नहीं। मगर आप ये सिर्फ मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है भाई, बहुत सारे अन्य लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है बरखा जी। तो आप साधारण घर से ही तो आई हुई है, मैं भी साधारण घर से ही हूँ भाई, मैं यूपी के बहुत छोटे से साधारण परिवार से हूँ, मैं भी तो अपने आप ही आई हूँ। जो भी मुकाम हासिल किया है, ऐसी सभी महिलाएं सब मुकाम हासिल करें, तो जिन्होंने पार्लियामेंट जाना है वो भी रैलियां करेंगी, हर तरीके से अपने आप पार्लियामेंट में पहुंचेंगी, पढ़ाई लिखाई जो भी जरूरत है। लेकिन इसमें बड़ी बात तो ये है कि बड़े जो राजनीतिक परिवार है वही अपनी बेटियों को आगे भेजेंगे। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट दोनों लोग, आस्था आप भी रुकिए, सबकी आवाज रुकिए अभी। ठीक, अभी रुक जाओ भाई, अभी इनकी आवाज रुकिए। मैं सैयद जरीन के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहूं ताकि तथ्य साफ रहे, भ्रम नहीं फैले, है ना? क्योंकि अभी तो लड़ाई लंबी चलनी है आरक्षण की, इस पर रोज नया परसेप्शन क्रिएट होगा। इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने से भारत में महिला सशक्तिकरण नहीं हुआ, ठीक? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के राष्ट्रपति बनने से नहीं हुआ, मायावती जी के 4 बार चीफ मिनिस्टर रहने से उनका सशक्तिकरण हो सकता कुछ लोगों को हो गया हो, उत्तर प्रदेश में तो हुआ नहीं, ठीक? और बसपा में आज तक महिला का सशक्तिकरण छोड़िए, एंट्री नहीं हुई, कौन सा रिजर्वेशन लागू कर देंगे हम वहां? बसपा के दरवाजे में महिला की एंट्री ही नहीं हुई आज तक। मायावती जी किसके लिए करें 50% आरक्षण कर दो? अरे आप अपने घर का दरवाजा तो खोलो भाई। ननकू की बिटिया कैसे आए? दरवाजे नहीं खोल रहा। सैयद जरीन, पति मंत्री, पत्नी राज्यसभा, बेटा एमएलए, बहू एमएलसी, ऐसे सशक्तिकरण चलेगा? स्वर्गीय फूलन देवी को बिहार से निकालकर श्रद्धेय नेताजी ने संसद पहुंचाया था। ये काम सिर्फ समाजवादी पार्टी करती आई है और आगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में करती ही रहेगी। इसीलिए पीडीए पे जोर दिया जा रहा है कि पीडीए का उत्तर प्रदेश में शोषण हो रहा है, उसकी बात करना, उसके हक की लड़ाई करना, उनके महिलाओं की हक की लड़ाई करना कोई गलत बात नहीं। और मैं जो हमारे साथ जो एक्टिविस्ट बैठी, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि जैसे वो बात कर रहे हैं कि हाँ इक्वालिटी की बात सब करते हैं, लेकिन जरा जमीन पे उतर करके देखिए, आज भी हिंदुस्तान में पुरुष प्रधानी है ये। अगर पुरुष प्रधान ना होता तो इतनी बड़ी बीजेपी की सरकार में जब 80 दिन तक मणिपुर जलता रहा, किसी एक महिला सांसद की बीजेपी ने एक ट्वीट नहीं करा। आज मणिपुर पे डिस्कशन नहीं है मैडम, सबसे पहले आप मुद्दे को भटकाइए मत। देखिए आप मुद्दे पे बात करिए तो मैं आपको जवाब दूंगी। आपका इशारा मेरी तरफ था, लेकिन मणिपुर पे डिस्कशन नहीं है। हर डिस्कशन को मणिपुर, ठीक है, हर डिस्कशन मणिपुर नहीं जा सकता, ठीक? हर डिस्कशन मणिपुर नहीं जा सकता, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में पुरुष प्रधान बरखा लगातार किसी चीज की भी कर लीजिए, आज भी ठीक है, आज उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर नगर की बेटी के साथ क्या हुआ, आप देखिए छेड़छाड़ में उसको अपनी जान गंवानी पड़ी।